नमस्कार। कॉर्पोरेट जगत में आजकल काफी हलचल है, खासकर पिछली तिमाही के नतीजों और भविष्य की योजनाओं को लेकर। हाँ बिल्कुल। एक तरफ कुछ कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ थोड़ा संघर्ष कर रही हैं। सही। ऐसा लगता है जैसे एक कहानी के कई पहलू एक साथ सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इसमें कंपनियों की बदलती रणनीतियां, टेक्नोलॉजी का बढ़ता असर और वो नियामक माहौल की झलक भी दिखती है। हाँ, तस्वीर काफी दिलचस्प और थोड़ी शायद उलझी हुई भी है। कह सकते हैं। तो आज हम इन्हीं हालिया भारतीय कॉर्पोरेट समाचारों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। हमारे पास वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही मतलब जुलाई से सितंबर 2025 के नतीजों से लेकर कंपनियों के बड़े फैसलों और बाजार के रुझानों तक कई स्रोतों से जुटाई गई जानकारी है। और हमारा मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि इन बिखरी हुई जानकारियों से मुख्य बात निकालना है। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीजें सबसे अहम हैं और इन सब से मिलकर भारतीय कॉर्पोरेट जगत की कौन सी बड़ी तस्वीर उभर रही है। बिल्कुल। तो शुरू करें। हाँ चलिए। शुरू करते हैं तिमाही नतीजों से। जैसा हमने कहा, तस्वीर मिली-जुली है। कुछ क्षेत्रों ने वाकई चौंकाया है। रियल एस्टेट में क्या रुझान दिखा? रियल एस्टेट खासकर प्रीमियम सेगमेंट काफी मजबूत दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का उदाहरण देखिए। हाँ, मुनाफा 21% बढ़कर 403 करोड़ रुपए हुआ और उनकी बुकिंग वैल्यू ग्राहकों ने जो प्रॉपर्टीज बुक की उसकी कीमत वो 64% उछलकर 8,505 करोड़ पहुंच गई। 64%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि ऊंची ब्याज दरों के बावजूद अच्छी लोकेशन और ब्रांड वाली प्रॉपर्टीज की मांग बनी हुई है। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा? इंफ्रा में भी अच्छी गति दिखी, जैसे रेलटेल है जो रेलवे के लिए कम्युनिकेशन इंफ्रा बनाती है। उनका राजस्व 28% बढ़ा और मुनाफा 76 करोड़ रहा। और उनकी ऑर्डर बुक भी काफी तगड़ी है, 8,251 करोड़ की। अच्छा, ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल। इसी तरह गुजरात पिपवाव पोर्ट का मुनाफा देखिए, दोगुने से भी ज्यादा 112% बढ़ गया। वाह। ये दिखाता है कि इंफ्रा पर सरकारी खर्च और आर्थिक गतिविधि का असर साफ दिख रहा है। कुछ और कंपनियां जिन्होंने उम्मीद से बेहतर किया? कुछ नाम? हाँ, कई हैं। जैसे यूपीएल एग्रोकेमिकल कंपनी है, उन्होंने न सिर्फ अच्छे नतीजे दिए बल्कि अपने ईबीडीए ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाया, 10 से 14% से बढ़ाकर 12 से 16% कर दिया। अच्छा, इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा होगा। हाँ, शेयर भी संभले। फिर जीएमएम फॉडलर जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए इक्विपमेंट बनाती हैं, उनका स्टैंड अलोन मुनाफा 159% उछला। 159? हाँ, और डिविडेंड भी दिया। फार्मा में एबिट इंडिया मुनाफा 16% बढ़ा, सिनोरिस फार्मास्यूटिकल्स का मुनाफा 131% बढ़ा। काफी अच्छा। और भी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 18% ऊपर, हैप्पी फॉर्जिंग्स का मार्जिन अब तक का सबसे ज्यादा, जय भारत मारुति का मुनाफा तो 513% उछला। क्या बात है। भारतीय इंटरनेशनल 29% ऊपर, यशो इंडस्ट्रीज 36.7%, मॉडर्न इंसुलेटर्स का ईबीटा 276% बढ़ा। एफएमसीजी में ब्रिटानिया और फार्मा में सनफार्मा दोनों के नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर रहे। ब्रिटानिया का शेयर भी 5% चढ़ा था शायद। हाँ बिल्कुल। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कुछ क्षेत्रों में काफी लचीलापन है। लेकिन जैसा आपने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई कंपनियों के लिए तिमाही चुनौतीपूर्ण रही, खासकर कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में, है ना? बिल्कुल। देवयानी इंटरनेशनल जो केएफसी और पिज्जा हट चलाती है, वो पिछले साल के मुनाफे के मुकाबले इस बार 22 करोड़ के घाटे में आ गई। ओह, घाटे में? हाँ, और एयर कूलर बनाने वाली सिम्फनी का मुनाफा 66% गिरकर सिर्फ 19 करोड़ रुपए रह गया। ये शायद बढ़ती महंगाई और लोगों की खर्च करने की क्षमता पर असर का संकेत हो सकता है। हो सकता है। कंज्यूमर डिमांड पर प्रेशर दिख रहा है कुछ सेगमेंट्स में। फाइनेंशियल सेक्टर में भी कुछ चिंताएं थी, आपने बताया था। हाँ, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़ी चिंताएं थी। लोन वापसी में दिक्कत की आशंका, उससे शेयर गिरे। अच्छा। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स जो कैश मैनेजमेंट कंपनी है के शेयर नतीजों के बाद साल के निचले स्तर पर आ गए। गुडियर इंडिया जो टायर बनाती है और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इनके मुनाफे और राजस्व दोनों में गिरावट आई। तो ये दिखाता है कि कुछ सेक्टर वाकई दबाव में हैं। हाँ बिल्कुल। लिस्ट थोड़ी लंबी है। तानेजा एरोस्पेस का मुनाफा 38% गिरा, गणेश हाउसिंग कॉर्प के राजस्व और मुनाफे दोनों में बड़ी गिरावट, टीसीआई एक्सप्रेस में भी मामूली गिरावट,
एनएचपीसी का रेवेन्यू भी गिरा। कुछ कंपनियों को तो भारी घाटा भी हुआ है जैसा सुनने में आया। ने भी 52.8 करोड़ का घाटा दर्ज किया। इंडोको रेमेडीज का रेवेन्यू तो बढ़ा, पर वो भी घाटे में आ गई। पिरामल फार्मा का राजस्व 21% गिरा। लॉजिस्टिक्स में डिलीवरी को एकीकरण लागत मतलब दूसरी कंपनी को मिलाने के खर्च के कारण घाटा हुआ। ओला इलेक्ट्रिक ने भी तिमाही घाटा दिखाया, शायद उनके विस्तार और निवेश योजनाओं का नतीजा हो। अच्छा। टेक में टाटा एलेक्सी का स्टैंड अलोन मुनाफा करीब 32% गिरा। और तो और HECC जो इंफ्रा में है और MTAR टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग में इनका मुनाफा भी काफी गिरा, हालांकि इनकी ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है। मुथूट माइक्रोफाइनेंस, स्पंदना स्फूर्ति, एवरीडे इंडस्ट्रीज, ये सब भी घाटे में। हाँ, इन कंपनियों ने भी घाटा दर्ज किया या मुनाफा गिरा है। तो लिस्ट काफी लंबी है जहां प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। तो नतीजों की ये मिलीजुली तस्वीर क्या बताती है? क्या ये सिर्फ एक तिमाही का उतार चढ़ाव है या कुछ गहरा बदलाव हो रहा है? ये शायद दोनों का मिश्रण है। कुछ सेक्टर साइक्लिकल प्रेशर झेल रहे हैं, मतलब अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव का असर है, जबकि कुछ जैसे प्रीमियम रियल एस्टेट या इंफ्रा वो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन इन नतीजों के पीछे कंपनियों की रणनीतिक चालें भी अहम है जो भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। सही कहा। नतीजों के अलावा कंपनियों के रणनीतिक कदमों पर भी नजर डालते हैं। हाँ। सबसे बड़ी खबर तो शायद RBL बैंक की है। निश्चित रूप से ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने RBL बैंक में अपनी पूरी 3.5% हिस्सेदारी बेच दी। हाँ, करीब 678 करोड़ रुपए में। और उन्हें 62.5% का अच्छा रिटर्न मिला इस पर। सही। वहीं दूसरी तरफ दुबई का बड़ा बैंक है एमिरेट्स NBD। हाँ। उसने RBL बैंक में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,636 करोड़ का ओपन ऑफर दिया है। 11,000 करोड़ से ज्यादा। हाँ, और उनकी मंशा इसे आगे चलकर 60% तक ले जाने की है। ये तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। किसी विदेशी बैंक द्वारा इतना बड़ा अधिग्रहण, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसके कई मायने हो सकते हैं। एक, यह भारतीय बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। दूसरा, इससे RBL बैंक को नई पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता मिल सकती है। तीसरा, ये सेक्टर में कंपटीशन बढ़ा सकता है और भविष्य में शायद और ऐसे सौदों का रास्ता खोल सकता है। काफी दिलचस्प। और विलय अधिग्रहण यानी M&A के मोर्चे पर और क्या चल रहा है? एडटेक में बायजूस को लेकर काफी खबरें थीं। हाँ, मणिपाल ग्रुप के रंजन पई बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। अच्छा। उनकी खास नजर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज पर है, जो बायजूस का ही हिस्सा है। अगर ये सौदा होता है तो ये मुश्किलों में घिरे एडटेक सेक्टर में एक बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। और टाटा स्टील? हाँ, टाटा स्टील ने अपना फेरो अलॉय प्लांट जो स्टील बनाने में काम आता है वो 610 करोड़ रुपए में IMFA को बेच दिया है, शायद अपने कोर बिजनेस पर ज्यादा फोकस करने के लिए। ओके। और ट्रैवल टेक में भी कुछ हुआ? हाँ, रेडगेन ने अमेरिकी कंपनी सोजर्न इंक का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अच्छा। और डिफेंस टेक में जेन टेक्नोलॉजीज ने नौसेना के लिए सिमुलेटर बनाने वाली कंपनी एनावेव सिस्टम्स में 76% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है। ये आत्मनिर्भर भारत वाली बात लगती है। बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर में बढ़ती टेक्नोलॉजी और स्वदेशीकरण का ये एक उदाहरण है। अधिग्रहण के अलावा साझेदारियां भी काफी हो रही हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। बिल्कुल, पेटीएम ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अमेरिकी चिप कंपनी ग्रॉक के साथ साझेदारी की है। अच्छा, ग्रॉक के साथ? हाँ, ये दिखाता है कि भारतीय कंपनियां भी ग्लोबल AI रेस में पीछे नहीं हैं। इसी तरह टाटा एलेक्सी ने टेलीकॉम कंपनियों को उनके नेटवर्क से कमाई करने के लिए, मतलब नेटवर्क मोनेटाइजेशन के लिए GSMA के साथ हाथ मिलाया है। GSMA ये ग्लोबल एसोसिएशन है ना? हाँ, बिल्कुल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिलचस्प साझेदारियां हुई हैं। हाँ, महाराष्ट्र सरकार सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ सहयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। स्टारलिंक ये तो इलॉन मस्क की कंपनी है। वही, ये दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने में काफी मददगार हो सकता है। इंफ्रा में डिजाइन सॉफ्टवेयर कंपनी ऑटोडेस्क और अडानी ग्रुप ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों के लिए हाथ मिलाया है। और टेक्सटाइल कंपनी RSWM ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ ग्रीन एनर्जी का करार किया है। अच्छा, TCS और ABB की पार्टनरशिप भी पुरानी, वो भी बड़ी है शायद। हाँ, उनकी 18 साल पुरानी साझेदारी का विस्तार हुआ है। फाइनेंस में भी कुछ पार्टनरशिप्स? हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड पर स्पेशल डाइनिंग बेनिफिट्स के लिए जोमैटो डिस्ट्रिक्ट के साथ टाई अप किया है। और स्कापिया और फेडरल बैंक ने मिलकर एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिससे परिवार
क्रेडिट लिमिट शेयर कर सकते हैं। यानी कंपनियां अकेले चलने के बजाय मिलकर नए अवसर तलाश रही हैं। और भविष्य के लिए फंड जुटाने और विस्तार की क्या योजना है? पैसा जुटाने की खबरें भी थीं। बिल्कुल। फंड जुटाने के मामले में शापूरजी पालोनजी ग्रुप की इकाई है गोस्वामी इंफ्राटेक। हाँ। वो 250 अरब यानी 25,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करने की तैयारी में है। 25,000 करोड़? हाँ, अगर ये सफल होता है तो ये भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू हो सकता है। ये दिखाता है कि बड़े इंफ्रा ग्रुप्स कितने महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बड़ी पूंजी जुटा रहे हैं। इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर में निवेश की बड़ी योजनाएं दिख रही हैं, जैसा आपने कहा। हाँ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जो भारत की मुख्य बिजली ट्रांसमिशन कंपनी है, उन्होंने वित्त वर्ष 2028 तक 45,000 करोड़ रुपए के बड़े पूंजीगत व्यय मतलब कैपेक्स का लक्ष्य रखा है। 45,000 करोड़? हाँ, श्याम मेटलिक्स जो मेटल सेक्टर में है, उनकी रेटिंग क्रिसिल ने AA+ कर दी है और वे अगले 3 साल में 6,500 से 7,000 करोड़ खर्च करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी में एक्मे सोलर है, वो 12,000 से 14,000 करोड़ निवेश करके 2026 तक 450 मेगावाट क्षमता चालू करने की योजना बना रही है। अच्छा। वेदांता ने तमिलनाडु की बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम के साथ 500 मेगावाट का पावर परचेज अग्रीमेंट यानी PPA किया है। ये बिजली खरीदने का एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है। टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भी मेक इन इंडिया का असर दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला कमर्शियल मल्टी चिप मॉड्यूल डिलीवर किया है। ओह, ये तो अहम है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ये एक अहम कदम है। उनका लक्ष्य 2028 तक $1 बिलियन राजस्व का है। अच्छा। रेलटेल नोएडा में नया डेटा सेंटर बना रहा है। किचन अप्लायंस कंपनी स्टोवक्राफ्ट 2027 तक 500 स्टोर खोलने का लक्ष्य लेकर चल रही है। फार्मा कंपनी औरोबिंदो फार्मा काकीनाडा में प्लांट का विस्तार कर रही है। और भी कई कंपनियां हैं शायद। हाँ, VRL लॉजिस्टिक्स ने भी विस्तार योजना बताई है। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स ने अपनी सीमलेस पाइप क्षमता बढ़ाई है। सैमी होटल्स मुंबई और हैदराबाद में विस्तार कर रहा है। छोटे स्तर पर भी कुछ अच्छी खबरें, जैसे आपने बताया था अफोर्डेबल रोबोटिक की सब्सिडियरी को अमेरिका से ऑर्डर मिला। हाँ, उनकी सब्सिडियरी है हुमरो। उसे अमेरिका से मोबाइल रोबोट्स के लिए 4.13 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अच्छा। हाँ, भारतीय रोबोटिक्स कंपनियों के लिए उत्साहजनक है। साथ ही मापमा इंडिया को सर्वे ऑफ इंडिया के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक प्लेटफॉर्म मतलब नेशनल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म विकसित करने का महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये डिजिटल इंडिया के लिए अहम होगा। बिल्कुल। इन सब विस्तार और निवेश के साथ नए उत्पाद भी लॉन्च हो रहे हैं। हाँ, कंपनियां नए उत्पाद लाकर बाजार में पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे अल्कोहलिक बेवरेज में ग्लोबस स्पिरिट्स ने नया प्रीमियम विस्की दोआब एक्सप्रेशन 02 लॉन्च किया है। अच्छा। ऑटो में यूरोग्रिप टायर्स ने मिलान इटली के EICMA शो में नई एडवेंचर टायर रेंज पेश की। ईवी में ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में ही बने 4680 सेल वाली बैटरी के साथ S1 Pro Plus स्कूटर लॉन्च किया। ये 4680 सेल वाली बात क्या है? ये एक नई तरह की बैटरी सेल टेक्नोलॉजी है और ओला का दावा है कि ये भारत में बनी है, मतलब बैटरी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की और एक कदम। अच्छा। सुपर बाइक में डुकाटी ने EICMA में हाइपरमोटा V2 पेश की। टेक में खोलैब प्लेटफॉर्म्स ने AI संचालित सर्च इंजन लॉन्च किया और गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने नई ब्रांड पहचान Enter.Magic के साथ पेश की। काफी कुछ नया आ रहा है। ये सब तो हुई ग्रोथ और विस्तार की बातें, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में नियामक कार्रवाइयां और गवर्नेंस के मुद्दे भी चलते रहते हैं। इस मोर्चे पर क्या खास है? वहीं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO ने रिलायंस ग्रुप की 4 कंपनियों के खिलाफ नई जांच शुरू की है। इनमें रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसी कंपनियां शामिल हैं। ओह, अच्छा। इसका असर शेयरों पे भी दिखा था शायद। हाँ, इन खबरों का असर ग्रुप के शेयरों पर भी दिखा। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अभी जांच प्रक्रियाएं हैं और हम केवल उपलब्ध जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल। टैक्स और रेगुलेटरी नियमों के पालन को लेकर भी कुछ मामले सामने आए हैं। हाँ, जैसे एक्साइड इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीटिंग इनकम टैक्स सर्वे की वजह से टालनी पड़ी। अच्छा। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगा है। अंबुजा सीमेंट्स को 1.34 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है, हालांकि वो इसे चुनौती देने की बात कह रहे हैं। कॉर्ड्स केबल को भी GST डिमांड ऑर्डर मिला है। तो ये मामले दिखाते हैं कि कंपनियों के लिए रेगुलेटरी नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। बिल्कुल, गवर्नेंस बहुत महत्वपूर्ण है। और लीडरशिप लेवल पर भी काफी बदलाव दिख रहे हैं। कई इस्तीफे और नई नियुक्तियां हुई हैं। हाँ, ये भी काफी देखने को मिला।
क्विक कॉमर्स कंपनी ज़ीप्टो के मीट बिजनेस के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। जी लर्न के सीएफओ ने भी पद छोड़ा है। एक बड़ा बदलाव बिरला ओपस जो पेंट्स में उतर रही है वहां हुआ। सीईओ रक्षित हरगवे ने इस्तीफा देकर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ बन गए हैं। अच्छा, ब्रिटानिया के नए सीईओ? हाँ, डेटा एनालिटिक्स कंपनी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के सीएफओ भी अगले साल फरवरी 2026 में पद छोड़ेंगे। इनके अलावा भी कई नाम थे। हाँ, लिस्ट लंबी है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, स्टोव क्राफ्ट, ऑसवाल ग्रीन टेक, विनाती ऑर्गेनिक्स, इंडोस्टार कैपिटल, डिलीवरी जैसी कई और कंपनियों में भी इस्तीफे और नई नियुक्तियां हुई हैं। इतने सारे बदलाव एक साथ, क्या ये किसी खास ट्रेंड का संकेत है? ये कई चीजों का मिला-जुला असर हो सकता है। कुछ सामान्य करियर मूव हो सकते हैं, कुछ कंपनी के प्रदर्शन या रणनीति में बदलाव का नतीजा हो सकते हैं, और कुछ शायद इंडस्ट्री में टैलेंट के लिए बढ़ती कंपटीशन को भी दर्शाते हो। हाँ, हो सकता है। ये निश्चित रूप से कंपनियों की भविष्य की योजनाओं पर असर डाल सकता है। ऑडिटर्स बदलने की भी कई खबरें थीं। क्या ये भी एक ट्रेंड है? हाँ, ये भी काफी हुआ है। कई कंपनियों ने अपने ऑडिटर बदले हैं, जैसे सेमिंडिया प्रोजेक्ट्स ने। वो अडानी ग्रुप का हिस्सा है, तो शायद ग्रुप की प्रक्रियाओं से तालमेल के लिए बदला हो। अच्छा। मार्डिया सैमयोंग ने बदला। वाशिष्ठा लग्जरी फैशन की सब्सिडरी ने फीस पर असहमति के कारण बदला। एम्बिशियस प्लास्टोमैक ने भी। तो इसके पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं। हाँ, ऑडिटर बदलना अक्सर अधिग्रहण, आंतरिक पुनर्गठन या कभी-कभी व्यवहारिक कारणों जैसे फीस या ऑडिटर की दूसरी व्यस्तताओं के चलते होता है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन जब कई कंपनियां ऐसा करती हैं तो ये ध्यान खींचता है। सही। इन तमाम खबरों को समेटते हुए अगर हम सेक्टर्स पर नजर डालें तो कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं? कहाँ सबसे ज्यादा एक्शन है? कुछ सेक्टर स्पष्ट रूप से उभर के आ रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें जबरदस्त एक्शन है। हाँ, ये तो लग रहा है। एक्मे सोलर का निवेश, वेदांता का पीपीए, पावर ग्रिड का भारी भरकम कैपेक्स, आरएसडब्ल्यूएम का ग्रीन एनर्जी करार, गुजरात एल्कलीज व निवेश, सात्विक ग्रीन, प्रीमियर एनर्जीज का विस्तार, लिस्ट लंबी है। सरकार का भी काफी फोकस है इस पे। बिल्कुल, सरकार की नीतियां जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पॉलिसी का ड्राफ्ट और आंध्र प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी, ये सब इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। सुजलॉन, ओरिएंट ग्रीन से जुड़ी खबरें भी थीं। और दूसरा बड़ा थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग रहा है, एआई। निश्चित रूप से एआई अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि कंपनियों की रणनीति का हिस्सा बन रहा है। पेटीएम की ग्रोक से साझेदारी, कोलैब प्लेटफॉर्म्स का एआई सर्च इंजन, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का एआई में निवेश, एम्फेसिस और फस्टो सॉल्यूशंस की एआई केंद्रित डील और निवेश, ये सब एआई को अपनाने की बढ़ती रफ्तार दिखाते हैं। और एनवीडिया भी इंडिया में एक्टिव हो रही है। हाँ, चिप दिग्गज एनवीडिया का इंडिया डीप टेक अलायंस में शामिल होना भी इसी महत्व को रेखांकित करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोटिव में क्या खास है? इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार फोकस में है। एचसीसी, जे कुमार इंफ्रा को मिले ऑर्डर, पावर ग्रिड और शाहपुरजी पालोनजी की बड़ी योजनाएं, अडानी ग्रुप की ऑटोडेस्क से साझेदारी और नई सब्सिडियरी गरुड़ कंस्ट्रक्शन, मोनाक सर्वेयर्स से जुड़ी खबरें, ये सब दिखाते हैं कि निर्माण और विकास पर जोर है। सरकार का रोड रेल पर कैपेक्स भी बढ़ रहा है। हाँ, और ऑटोमोटिव? ऑटो में मारुति सुजुकी का 3 करोड़ गाड़ियां बेचने का मील का पत्थर एक बड़ी उपलब्धि है। त्योहारी सीजन में बिक्री अच्छी रही थी, लेकिन अब थोड़ा कंसोलिडेशन दिख सकता है। और ईवी का असर? हाँ, ईवी का बढ़ता चलन जैसे ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और नए उत्सर्जन नियम, ये इस सेक्टर में बदलाव ला रहे हैं। ऑटो एंसिलरी सेक्टर के लिए ये चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। यूरोग्रिप डुकाटी की खबरें भी थी। और फाइनेंशियल सेक्टर? आरबीएल बैंक सौदे के अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में आरबीएल बैंक डील के अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अच्छी ग्रोथ दिखी। कोटक बैंक और स्केपिया फेडरल बैंक के नए क्रेडिट कार्ड ऑफर्स आए। एनबीएफसीज के नतीजे मिले जुले रहे। जैसे मैस फाइनेंशियल ने अच्छा किया, पर मुथूट माइक्रोफिनेंस, पैंडानास 40 जैसी कंपनियां दबाव में दिखीं। अच्छा। और MSCI इंडेक्स, जो एक ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, उसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिसमें पेटीएम जैसी कंपनियों को जगह मिल सकती है। ये भी सेक्टर पर नजर बनाए रखने का कारण है। तो कुल मिलाकर एक तरफ पारंपरिक सेक्टर्स में उतार चढ़ाव दिख रहा है, वहीं भविष्य की टेक्नोलॉजीज जैसे AI और रिन्यूएबल्स और साथ ही इंफ्रा पर भारी दांव लगाया जा रहा है।
बिल्कुल, ये एक तरह का संक्रमण काल लग रहा है जहां कंपनियां मौजूदा चुनौतियों से निपटते हुए भविष्य के ग्रोथ इंजन में निवेश कर रही हैं। रणनीतिक साझेदारियां और विलय अधिग्रहण इसी बदलाव को गति दे रहे हैं। तो आज की इस चर्चा से कुछ मुख्य बातें साफ हैं। पहली, Q2 FY26 के नतीजे अर्थव्यवस्था के अलग-अलग हिस्सों की मिलीजुली सेहत दिखाते हैं। कहीं चमक है तो कहीं फीकापन। हाँ, दूसरी, कंपनियां सिर्फ नतीजों पर नहीं रुकी हैं, वे रणनीतिक रूप से बेहद सक्रिय हैं। बड़े सौदे हो रहे हैं, विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाएं बन रही हैं और खासकर AI और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी नई टेक्नोलॉजी में भारी निवेश हो रहा है। साझेदारियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं। सही। और तीसरी बात, नियामक जांच और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता और नियमों का पालन, ये मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं और लीडरशिप में भी बदलाव जारी हैं। बिल्कुल, ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है हाँ, कि जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी और AI पर इतना जोर है और साथ ही इंफ्रा जैसे पारंपरिक क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं, क्या अगले कुछ सालों में भारतीय कॉर्पोरेट जगत में हमें कोई बड़ा संरचनात्मक बदलाव देखने को मिलेगा? क्या हम कुछ नए सेक्टर का बहुत तेजी से उभार और शायद कुछ पुराने सेक्टर्स का धीमा पड़ना देखेंगे? सोचने के लिए ये एक दिलचस्प सवाल है, किस तरह का स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ सकता है। चलिए, आज के इस विश्लेषण में इतना ही। धन्यवाद।